महाराज जी राजा साहब आपसे मिलना चाहते हैं। बोले हाँ, तो मैं भी मिलना चाहता, तो सिमी के सपोर्टर हैं। बोले महाराज जी मैं सिमी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैंने जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था तो सिमी को सबसे पहले स्टेट में बैन किया था। विजय सिंह जी को एक अलग ही रूप में देखता था, लेकिन ये वो व्यक्ति नहीं है जैसा इनके बारे में कहा जाता है। ये बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं और ये एक धार्मिक व्यक्ति हैं जिनके बारे में बहुत गलत धारणाएं फैली हुई है। किले में जी फोर्ट है जी, उस किले में 13 मंदिर है किले के अंदर जी। उसमें भगवान राम जी का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, राघव जी भगवान का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। उनके धर्म को लेकर के और विस्तार में अब जब आपने बात छेड़ी है तो और विस्तार में गई। देखिए मैं 20 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ और ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ ये बात कि मैं चूंकि वहाँ पर काम करता हूँ तो हाँ वहाँ काम करता हूँ तो इसलिए नहीं, लेकिन राजा साहब असली धर्म को जीने वाले व्यक्ति हैं। दिग्विजय का वो रूप जिसे कोई नहीं जानता, उनके जीवन की अनछुए पहलुओं को बताता ये किताब। नमस्कार, मेरा नाम विवान तिवारी है और मैं आज आप लोगों के सामने जो ये बोर्ड लगी हुई है नर्मदा के पथिक नाम की किताब के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूँ। इस किताब में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जी ने जो परिक्रमा की थी उसके बारे में सब कुछ है। और अब मैं आप लोगों से जिनको मिलवाने जा रहा हूँ पंजाब केसरी पर सफ़ेद शर्ट में धारी वाली इस शर्ट को पहने हुए ओपी शर्मा जी हैं। ओपी शर्मा जी, आपका पंजाब केसरी पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी शर्मा जी मध्य प्रदेश मंत्रालय में कार्यरत हैं और दिग्विजय सिंह जी के निजी सचिव हैं। सवाल तो बहुत है, लेकिन पहला सवाल जो मेरा है आपसे वो ये है कि जैसे ही उनकी परिक्रमा पूरी हुई दिग्विजय सिंह जी की, 110 विधानसभाओं में उन्होंने अपने दौरे किए इस परिक्रमा के माध्यम से और उसका लाभ कांग्रेस को आने वाले चुनाव में मिलने वाला है, ऐसी खबरें चल रही थी। मगर आपकी किताब की सब टाइटल जो है कि दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा का साक्षी दस्तावेज, ये तो कुछ और ही तस्वीर बताती है। विवान जी, दरअसल यह परिक्रमा जैसा कि आपने कहा विधानसभा क्षेत्र और ये सारी चीज़ें, उसमें आपने इसी एंगल से शायद मुझसे पूछा है कि इसमें कोई राजनीतिक बात होगी। ये परिक्रमा राजनीतिक परिक्रमा नहीं थी। यह परिक्रमा पूरी तरह से एक धार्मिक परिक्रमा थी, आध्यात्मिक परिक्रमा थी। और यह परिक्रमा उन्होंने दूसरों के लिए नहीं की थी, खुद के लिए की थी। कहा जाता ना है कि राजनीति का अर्थ होता है दूसरों को कैसे जीत लूं और धर्म का अर्थ होता है खुद को कैसे जीत लूं। तो दिग्विजय सिंह जी इस परिक्रमा में खुद को जीतने के लिए निकले थे, ना कि दूसरों को। और इसीलिए इस साक्षी दस्तावेज में जो मैंने 6 महीने तक उनके साथ रहकर बाद में इसे किताब का रूप दिया, यह एक धार्मिक दस्तावेज है, आध्यात्मिक दस्तावेज है। आपको जब पता चला कि कुल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की जर्नी आप लोगों ने पैदल तय की है जी। उस परिक्रमा में आप भी थे पूर्व सीएम साहब के साथ। एक मंशा होती है हर व्यक्ति की, किसी को अचानक से अगर पता चले कि उसको 3000 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना है, उससे ज़्यादा ही था वो, क्या लगा था आपको? 3100 किलोमीटर की, लगभग 3100 किलोमीटर की यात्रा थी। और इस परिक्रमा में जब उन्होंने मुझे बताया कि एक प्लान बनाना है नर्मदा परिक्रमा का, हमारे साथियों की एक टीम को बताया, तब शुरू में मैंने ये समझा कि ये गाड़ी से की जाने वाली यात्रा होगी और 10-15 दिन में, 20 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मैं स्तब्ध रह गया जब उन्होंने कहा कि नहीं, ये यात्रा तो पैदल की जाएगी और 6 महीने का कार्यक्रम है। तब फिर मुझे लगा कि ये तो बहुत ही बड़ा संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें बहुत अधिक परिश्रम की ज़रूरत पड़ेगी। और वो ईश्वर की कृपा से, नर्मदा जी की कृपा से हमने पूरा किया उसको। ओपी शर्मा जी के इस खास इंटरव्यू से आप ये साफ तौर पर समझ चुके होंगे कि ये कोई राजनीतिक इंटरव्यू नहीं है। इस किताब में
कई कहानी और किस्से हैं जो पंजाब केसरी पर आप लोगों को देखने को मिलने जा रहे हैं। मैं लगातार ऐसे कई सवाल इस किताब से जुड़े हुए करूँगा जो शायद आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे और आप सबके सामने बहुत सारी चीज़ें। कोई किताब पढ़ता हूँ तो कई बार किताबों को पढ़ने में मुझे समय लग जाता है, क्योंकि ये दिनचर्या के और भी काम होते हैं। जब इस किताब को पढ़ने बैठा तो क्योंकि मुझे इस पर आपसे चर्चा करनी थी, तो बड़ी गहनता से पढ़ा और बहुत कम समय में पढ़ा। मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। किताब को पढ़ते पढ़ते मैंने जो कुछ सवाल तैयार किए। दूसरा जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि इस किताब में दीपावली के एक दिन पहले आप लोग जिस आश्रम में दीपावली मनाने जा रहे थे, जी जी, और वहाँ के साधु जो थे, वहाँ के जो महाराज थे, उनसे जुड़ा हुआ जो किस्सा है, वो किस्सा हमारे पंजाब केसरी के दर्शकों से आप शेयर करिए। विवान जी, क्या था, नर्मदा परिक्रमा हमने दशहरे के दिन से प्रारंभ की थी, 30 सितंबर 2017 से, और 20 दिन बाद हम परिक्रमा में चलते चलते हरदा ज़िले के चीचोट आश्रम पर पहुँचे थे। चीचोट कुटी बोलते हैं उसको। और दरअसल वो चीचोट कुटी जो आश्रम है वहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा वो संचालित है, वहाँ सारी गतिविधियाँ चलती है, और एक संस्कृत विद्यालय भी चलाते हैं वो लोग। बड़ा अच्छा संस्कृत विद्यालय है, काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है। तो उस स्थान पर यह तय किया गया कि यहाँ पर रात्रि विश्राम किया जाएगा और दिवाली यहीं मनाई जाएगी। हमने वहाँ 2 रात्रि विश्राम प्लान किया था। अच्छा, आप पहली बार अपने जीवन में अपने परिवार से अलग दीपावली जंगल और सब सारी चीज़ों के बीच में मना रहे थे जी। आपको कैसा लगा? नहीं, दरअसल हमने परिवार को वहीं बुला लिया था दीपावली पर तो हमने साथ ही मनाया था परिवार ने। मेरी श्रीमती जी और मेरा बेटा दोनों वहाँ चीचोट कुटी पर आ गए थे और हमने दिवाली वहीं साथ मनाई। बात आप जो वहाँ के किस्से की कह रहे हैं, हुआ ये था कि सुबह सुबह हम लोगों का रूटीन होता था कि अगले पॉइंट पर जहाँ हमें रुकना है, हम वहाँ पहले या तो मेरे साथी लोग या फिर मैं एक विजिट करके हम वहाँ आते थे। तो चीचोट कुटी पर हमें शाम को पहुँचना था। तो मैंने ये सोचा कि भाई 2 रात्रि विश्राम हम जहाँ कर रहे हैं और दिवाली मना रहे हैं, तो पहले अपन थोड़ा इसको देख लें, ताकि लोगों के 300, 250, 300 लोगों के ठहरने की व्यवस्था और वो सारी अच्छे से कैसे करना है, क्या है। तो एक लखन सिंह जी मौर्य हैं हरदा के, उन्होंने ही वहाँ पर वो सारी व्यवस्थाएं जमवाई थी। कहते हैं कि वो जो ज़मीन है उस चीचोट कुटी की, वो उन्होंने ही दान की थी। तो वहाँ उनका हस्तक्षेप है। उन्होंने महाराज जी से रिक्वेस्ट किया होगा कि परिक्रमावासी यहाँ ठहरेंगे, दिग्विजय सिंह साहब आ रहे हैं और यहाँ दीपावली मनाएंगे। तो महाराज जी ने उनको हाँ बोल दिया होगा लखन भाई के कहने पर। जब मैं वहाँ पहुँचा तो लखन जी ने मुझे महाराज जी से मिलवाया। मैंने उनको प्रणाम किया, उनके पैर छूने के लिए झुका, और लखन मौर्य जी ने मेरा उनसे परिचय दिया कि ये दिग्विजय सिंह साहब के सहायक हैं, राजा साहब परिक्रमा करने के लिए यहाँ रुक रहे हैं और ये व्यवस्था देखने के लिए आए। तो जैसे ही उन्होंने श्री दिग्विजय सिंह जी का नाम सुना तो वो थोड़े से ऐसा लगा मुझे कि जैसे वो भड़क गए हों। उन्होंने सीधा मुझसे ये कहा कि अरे वो तो हिंदू के विरोधी हैं और मुसलमानों के समर्थक हैं। बिल्कुल तड़कते भड़कते। हाँ, और उनका क्या परिचय। थोड़ा सा उन्होंने ऐसा, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। आप निजी सचिव थे, मैंने अपना परिचय दिया तो मुझे ऐसा लगा कि महाराज जी शायद, नहीं आया, बहुत गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन अंदर से बुरा लग रहा था कि हम जहाँ 2 दिन रुकेंगे वहाँ कैसे रुकेंगे इतने। आपको तो ऐसा लगा होगा कि क्यों ले आया मुझे आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने जी, तुलसी तहाना जाइए कंचन बरसे में। तो वो तुलसीदास जी का दोहा मुझे याद आया और मैंने ये सोचा कि मुझे ये बात साहब को बता देनी चाहिए, राजा साहब को बता देनी चाहिए। पास के ही एक गांव में रुके हुए थे वो, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर। तो मैं वहाँ गया और जैसे ही वे विश्राम करके निकले तो मैंने उनको बताया कि राजा साहब ऐसी बात है कि वहाँ तो महाराज जी आपको हिंदू विरोधी मानते हैं और हमें 2-3 दिन वहाँ नहीं 2 दिन वहाँ नहीं रुकना चाहिए दीपावली तो साफ मना कर दिया होगा कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैं विरोध में था। मैं नहीं चाहता था कि राजा साहब और परिक्रमावासी 2 दिन वहाँ पर रुके, क्योंकि महाराज जी का जैसा सुबह जैसा व्यवहार उनका था, या वो तो संत हैं, लेकिन अब उन्होंने मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आपको नहीं बताया कि वो इतने नाराज़ क्यों हैं या क्या कुछ था वो? नहीं, अब इसके बाद में कहानी क्या हुई वो सुनिए आप। हुआ ये कि जब मैंने ये बात साहब को बताई, राजा साहब को,
तो उन्होंने थोड़ी देर तो सोचा और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम वहीं रुकेंगे। और उन्होंने मेरी बात को कहा कि नहीं ठीक है, हम वहीं रुकेंगे उनको और मैं उनसे मिलूँगा। आपको तो लग रहा होगा कि मैं मना कर रहा हूँ और ये सब कुछ ऐसे कैसे, मतलब यही तो राजा साहब का बड़प्पन है। देखिए राजा साहब क्या है, किसी के भी मन में अगर कोई बात है ना तो उसको जान भी लेते हैं और निकालना भी जानते हैं। वो जानते हैं कि 7 संदूकों में, बशीर बद्र साहब ने कहा है ना, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, यहाँ इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। क्या बात। वो मोहब्बत करने वाले व्यक्ति हैं और साधु तो सबसे मोहब्बत करते ही हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो राजा साहब ने तय किया कि हम वहाँ जाके रुकेंगे। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो मुझे उन्होंने, साहब ने बुलाया और ये कहा कि जाओ महाराज जी से ये कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कर लो उनसे कि मैं कब मिल सकता हूँ उनसे। अब मेरी इच्छा तो नहीं थी महाराज जी के पास वापस जाने की, लेकिन अब वो मेरी ड्यूटी थी, मेरा धर्म था। और मैं महाराज जी के पास गया, वापस से प्रणाम किया जाके, महाराज जी राजा साहब आपसे मिलना चाहते हैं। बोले हाँ, तो मैं भी मिलना चाहता हूँ उनसे। अच्छा, फिर से वैसे ही मिजाज था हाँ, उनका? मिजाज वही था। बोले हाँ, मैं भी मिलना चाहता हूँ उनसे, मुझे बहुत सारे सवाल करने हैं उनसे। बिल्कुल एक व्यक्ति खुन्नस खाए बैठा होता है, कुछ वैसा ऐसा। आप देखिए वो संत थे, लेकिन अब किसी किसी का ऐसा बोलने का अंदाज ऐसा रहता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये अप्रसन्न है या नाराज है। वो अप्रसन्न नहीं थे, संत कभी अप्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन उनके एटीट्यूड से मुझे ऐसा लगा। मैंने उनसे जब रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कल 5 बजे, अगले दिन का उन्होंने समय दिया। मैं भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था उस पल का कि ये कब इन दोनों की आपस में भेंट हो और वार्तालाप हो। नेक्स्ट डे जैसे ही 5 बजे मैं, साहब ने कहा कि चलो 5 बज गए ओपी, महाराज जी से मिल लेते हैं। मैं भी पीछे पीछे साहब के चला गया। वहाँ पर चिचोट कुटी के पे जो संस्कृत विद्यालय है, वहाँ के एक प्रिंसिपल हैं, वो प्रिंसिपल साहब और मैं, हम दोनों वहीं खड़े रहे। राजा साहब नीचे एक आसन बिछा हुआ था, उस पर घुटने के बल बैठ गए। अब उन दोनों का वार्तालाप शुरू हुआ। वार्तालाप जब शुरू हुआ तो बहुत सारे प्रश्न आए। उसी में उन्होंने धर्म की बातचीत हुई, ये सारी बातचीत हुई और महाराज जी ने उनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकट किया, अपना गुस्सा तो नहीं कहेंगे, अपनी अप्रसन्नता प्रकट की और कहा कि आप तो सिमी के सपोर्टर हैं। मैं ये सवाल लेने ही वाला था और आप बिल्कुल, आप तो सिमी के सपोर्टर हैं। बोले महाराज जी, मैं सिमी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैंने जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था तो सिमी को सबसे पहले स्टेट में बैन किया था और इसी तरह से दूसरे संगठनों को भी उन्होंने, जो दक्षिणपंथी संगठन थे उनको भी बैन किया था। तो वो कभी भी इस मामले में भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें उनके बीच में होती रही और फिर उन्होंने मुझे इशारा किया राजा साहब ने कि मैं थोड़ा सा वहाँ से हट जाऊँ। तो रामवीर व्यास जी जो प्राचार्य जी थे, वो मैं वहाँ से थोड़ा सा अलग हट गए ताकि उन दोनों की बातचीत होती रहे। उनके बीच में लगभग 40 मिनट तक बात चलती रही और फिर वो राजा साहब वापस अपने जहाँ रुके हुए थे उस कक्ष में आ गए, हम अपने चले गए। रात को दीपावली की पूजा हुई और उसके बाद एक दीपावली का कहेंगे, दीपावली मिलन कार्यक्रम कहेंगे या दीपावली की शुभकामनाओं का एक कार्यक्रम रखा गया, मंच बनाया गया वहीं चिचोट कुटी में और महाराज जी को भी वहाँ पर मंच पर उपस्थित थे वो आशीर्वाद देने के लिए। मैं दंग रह गया जब महाराज जी ने अपना उद्बोधन शुरू किया तो वो बोले कि अरे मैं तो दिग्विजय सिंह जी को एक अलग ही रूप में देखता था, लेकिन ये वो व्यक्ति नहीं है जैसा इनके बारे में कहा जाता है। ये बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं और ये एक धार्मिक व्यक्ति हैं जिनके बारे में बहुत गलत धारणाएं फैली हुई है और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। इनका जो ओरा है, इनका जो तेज है, उसे देखकर मैं प्रभावित हूँ। आपकी अनुपस्थिति में जो 40 मिनट की लगभग बातचीत हुई, हाँ,
उनकी अप्रसन्नता प्रसन्नता में बदलाव का कारण माना जा सकता ना है? सिर्फ प्रसन्नता में बदली बल्कि आशीर्वाद की वृष्टि कर दी उन्होंने। अच्छा, आशीर्वाद की बारिश कर दी उन्होंने, इस कदर आशीर्वाद दिए, उनको भी दिए, राजा साहब को भी, और हम सभी परिक्रमावासियों को भी दिए, और बड़े खुशी खुशी हमने दिवाली। तो आपके किताब के अनुसार हम ये मान सकते हैं कि उनको कुछ गलत फहमियाँ थी जो पूरी निश्चित उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को मंच से कि इनके बारे में जो मुझे बताया गया था वो सही नहीं है। ये एक धार्मिक व्यक्ति हैं और इनके धर्म पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। जीते हैं धर्म। दीपावली भी वहीं मनी। दीपावली भी उनके ही मनाई हमने। इस किताब को पढ़ते वक्त किसी ने कहा है कि मां नर्मदा के लिए नहीं, राजा साहब के लिए परिक्रमा कर रहा हूँ। ये कहने वाले परिक्रमावासी गुलाब सिंह राजपूत के बारे में बताइए कि आखिरकार उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की जगह राजा साहब की बात कही। देखिए, गुलाब सिंह जी लगभग 60-62 साल के व्यक्ति थे हमारे साथ जो परिक्रमा कर रहे थे। हरदा जिले के एक शमशाबाद टप्पर नामक जगह है जी, वहाँ के रहने वाले हैं वो। जब उन्होंने भी मुझसे ऐसा कहा ना तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि आप पूरी नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं और आप इतना कष्ट उठा रहे हैं और नर्मदा के लिए नहीं उठा रहे, राजा साहब के लिए उठा रहे हैं। तब मैंने उनसे सवाल किया, बोले बेटा मैं बताऊंगा तेरे को। बात यह है कि आज से 20 साल पहले राजा साहब मेरे इस टप्पर में आए थे और 20 साल के बाद 20 साल पहले वो मेरे टप्पर में खाना खा के गए थे, रूखा सूखा जैसा मैंने खिलाया था। उसके बाद मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई और जब 20 साल के बाद वो यहाँ से परिक्रमा में से गुजर रहे थे तो उन्होंने मुझे देखा और मुझे पहचान लिया। तो ये बात मेरे दिल को छू गई। उन्होंने मुझे नाम से पुकारा कि गुलाब सिंह जी कैसे हो, घोड़े से आए हो या पैदल। उन्होंने पहचान लिया और उन्हें ये बात याद रही कि उनके घर में खाना खाया था, भोजन किया था, और इसी बात से वो इतने प्रभावित हुए। वो तो नर्मदा के किनारे के रहने वाले हैं, हरदा जिला नर्मदा के किनारे बसा हुआ है, तो वो तो नर्मदा परिक्रमा करते ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो नर्मदा परिक्रमा कई बार कर चुका हूँ, लेकिन ये परिक्रमा मैं राजा साहब के लिए कर रहा हूँ। इस किस्से में बताते हुए आपने कष्ट शब्द का उपयोग किया। हाँ। दरअसल कष्ट का के भी मायने बहुत हैं इस पूरे परिक्रमा में, और जनरली जब बातचीत होती है तो ज़्यादातर राजनीतिज्ञों और बड़े बड़े लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो विलासिताओं पूर्ण जीवन जीते हैं, विलासिता पूर्ण जीवन जीते हैं, एसी में रहना पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह। आप सभी लोग, खास करके दिग्विजय सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी, पैदल चल रहे थे। मुझे वो किस्सा बताइए, छालों से जुड़ा हुआ, पैर में दर्द से जुड़ा हुआ, आखिर कैसे वो सब कुछ? ऐसे तो किस्से कई है, ढेर सारे। जब हमने नर्मदा परिक्रमा शुरू की, आप साधारण तौर पे ये बताइए कि उस दर्द का इलाज कैसे हुआ करता होगा? उस दर्द का इलाज करने वाले तो बहुत सारे लोग थे। वहाँ के आदिवासियों ने उनके पैरों में पट्टियाँ बांधी, अकौवा के फूल लगाए, अलग अलग तरीके की बाम ला के लगाई। लोगों ने खुद सेवा करी, अपने हाथों से सेवा करी, और ऐसा नहीं कि इनकी करी। वहाँ के लोग, नर्मदा किनारे के लोग, नर्मदा परिक्रमा करने वाले हर व्यक्ति को भगवान का दर्जा देते हैं। और विवान जी, आप कभी नर्मदा किनारे जाके देखेंगे तो उन लोगों में इतना भाव होता है कि वो अपना सब कुछ लुटा देने को तैयार होते हैं एक परिक्रमावासी की सेवा में। उनके घर में चाहे ना हो तो वो पड़ोसी से मांग के लाएंगे, लेकिन किसी परिक्रमावासी को कभी भूखा नहीं रहने देंगे। किसी गांव में से कोई परिक्रमावासी कभी भूखा नहीं जा सकता है। तो ऐसे कई कष्ट आए। राजा साहब की आंखें सूज गई शुरू में, और उनके पैरों में छाले हो गए, सभी के पैरों में हुए, लेकिन उन्होंने इस कष्ट को कष्ट नहीं माना। और नर्मदा के बारे में कहा जाता है कि वो शुरू के 12-13 दिन तक कष्ट लगता है, उसके बाद फिर वो अपनी लहरों पर बिठा लेती है और परिक्रमा आसान हो जाती है। 35 वर्ष के उस अनुज के बारे में बताइए जिसके पाँव में जूते नहीं थे। अनुज नरसिंहपुर जिले का एक 32-35 साल का व्यक्ति था, और मुझे जब वो दिखा तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने पैर में ये क्यों नहीं पहन रखे जूते चप्पल? तो उसने कहा कि भाई यहाँ तो कोई नहीं पहनता है जूते चप्पल। नर्मदा परिक्रमा करने वाले या तो कपड़े के जूते पहनते हैं या फिर नंगे पैर चलते हैं, लेकिन चमड़े का कोई जूता वगैरह नहीं पहनते हैं। ऐसे कई परिक्रमावासी थे हमारे साथ जिन्होंने जूते चप्पल नहीं पहनते थे। महिलाएं थी उसमें काफ़ी, और
कई पुरुष थे, बहुत सारे लोगों ने जूते चप्पल नहीं पहने थे और वो परिक्रमा कर रहे थे। तो अनुज से जब मैंने पूछा तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि नर्मदा परिक्रमा में जूते चप्पल ना पहनो तो और ज़्यादा उसका पुण्य मिलता है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। विशाखापट्टनम से आए सागर के बारे में बताइए। पंजाब केसरी पर आप जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, ये सारे किस्से किताबों से जुड़े हुए हैं और ये किस्से उस वक्त हुए हैं जब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जी परिक्रमा कर रहे थे। विवान जी, आपने पूछा कि विशाखापट्टनम से जो लड़का सागर आया उसके बारे में बताइए। एक्चुअली जब हम नर्मदा परिक्रमा में थे तो एक जगह पर एक लड़का जोर से, मतलब परिक्रमावासी निकल गए थे, राजा साहब भी निकल गए थे और वो जोर से चिल्ला रहा था, राजा साहब राजा साहब। तो मैं समझ नहीं पाया कि कौन व्यक्ति है। और अच्छा वेल टू डू लड़का था, उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे, बढ़िया शूज़ पहन रखे थे। मैं समझ नहीं पाया कि कौन व्यक्ति है। राजा साहब रुक गए उसको देख के। सागर की उम्र क्या होगी उस समय? 25 साल का लड़का होगा मुश्किल से, 25-26 साल का लड़का होगा। तो वो जैसे ही चिल्लाया तो राजा साहब रुके। मैंने भी पूछा, देखा, तब उसने कहा कि अरे मैं तो बोले, साहब ने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, कहाँ रहते हो? बोले मैं तो विशाखापट्टनम में रहता हूँ, आंध्र प्रदेश में। बोले यहाँ कैसे आए? बोले राजा साहब मैं तो आपसे मिलने आया हूँ नर्मदा परिक्रमा में, आप परिक्रमा कर रहे हैं मुझे ये पता चला तो मैं यहाँ आ गया। मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, छुट्टी लेके आया हूँ। बोले इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत थी? बोले आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं और मैं यहाँ आपसे कोई मिलने भी ना आऊँ, आप ही की वजह से तो मैं हूँ। एक्चुअली दरअसल वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके राजा साहब ने किसी का जॉब लगवाया, किसी के लिए क्या किया, किसी के लिए क्या किया। तो ये सारी चीज़ें लोग याद रखते हैं। सागर की नौकरी भी उन्होंने लगवाई थी? हाँ, मतलब सागर के लिए भी उन्होंने मदद की होगी, उसकी पढ़ाई में भी मदद की होगी। तो ये सारी चीज़ें लोगों को खींचती है उनकी ओर। उनका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा अद्भुत है, लोगों की मदद की। विशाखापट्टनम से एक लड़का, 25 वर्षीय लड़का आता है और एक राजनीतिज्ञ से मिलने आता है और वो भी तब जब उसकी नौकरी लग गई होती है। कई बार जब युवाओं से बातचीत की जाती है तो डायरेक्टली कहते हैं हमें राजनीति से मतलब नहीं है, राजनीतिज्ञों को हम ज़्यादा जानते नहीं हैं। लेकिन ऐसे में एक सूट बूट में लड़का आता है और वो मिलना चाहता है। कारण जिस प्रकार से इस किताब में लिखा गया है वो ओपी शर्मा जी ने आप लोगों को बताया। मैं अगला सवाल जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो सवाल थोड़ा अलग भी है। हाँ बताइए। नर्मदा परिक्रमा विनम्रता और झुकने की ट्रेनिंग है, आपने इस किताब में लिखा है। और आपने फिर ये लिखा है कि दिग्विजय सिंह जी ने इस ट्रेनिंग को नर्मदा परिक्रमा के पहले ही पास कर लिया है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कैसे? हम गुजरात में थे, एक झगड़िया मड़ी नामक एक जगह थी, एक आश्रम था एक साधु का, और वहाँ के महाराज जी का नाम था जगदीश महाराज जी। बड़े विनोदी स्वभाव के, हंसमुख स्वभाव के और मजाक करने वाले। तो जैसे ही हम लोग उनको पैर पड़ने के लिए लगे, झुकने लगे नीचे, तो उन्होंने अपने पैर हटा लिए, दूर से पैर छूने नहीं दिए। राजा साहब के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। तब मुझे जिज्ञासा हुई कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब मैंने महाराज जी से अकेले में पूछा कि महाराज जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हम तो पैर छूना चाहते हैं आपके और आप पीछे हट रहे हो। बोले नहीं, पैर छुआना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य आप लोग झुकना सीखो। झुकने की ट्रेनिंग देती है नर्मदा परिक्रमा। हम पैर पड़ने से किसी का कुछ फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन उस पैर पड़ने के बहाने जो व्यक्ति झुकता है उससे उसका अहंकार टूटता है, और उस अहंकार को तोड़ना नर्मदा परिक्रमा में ज़रूरी है। अगर नर्मदा परिक्रमा में चलते हुए 6 महीने तक, 5 महीने तक अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं रास्तों पर, पहाड़ों में, नदियों में, तो फिर आपका नर्मदा परिक्रमा करना किसी काम का नहीं है। तो मैंने ये कहा कि राजा साहब तो पहले से ही ये ट्रेनिंग ले चुके हैं, क्योंकि वो तो इतने विनम्र पहले से ही कि उनमें अहंकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उस विनम्रता को देखे हुए आपको कितने वर्ष हो चुके हैं? उस विनम्रता को तो मैं 20 साल से तो प्रत्यक्ष ही देख रहा हूँ उनके साथ काम करते हुए। और उसके पहले भी चूँकि मैं राजगढ़ ज़िले को बिलोंग करता हूँ तो बचपन से ही उनके बारे में जानता हूँ। ओपी शर्मा जी मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले के रहने वाले हैं। मेरा अगला सवाल कष्ट से ही जुड़ा हुआ है। टवेरा गाड़ी का पिछला चक्का आपके पाँव पर चढ़ गया था, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मेरे हिसाब से जिस तरीके से किताब में तो साफ लिखा भी हुआ है कि वो बहुत भरा हुआ था, सामानों से भरा हुआ था। उसके बाद
वो पैर के पंजे पर चढ़ गया और आपका पाँव सूजकर दोगुना हो गया था। हुआ ये था कि हम गुजरात में केवड़िया के आसपास थे, जहाँ पर अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो ऊंची मूर्ति है, उस वक्त तो निर्माणाधीन होगी। उस वक्त वो निर्माणाधीन थी जी। तो उस समय हमारी क्या सर्वे टीम हुआ करती थी जी, जी। जिसमें हमारे साथी थे, एक सचिन वत्स जी थे और एक नरेंद्र लाहौटी जी सचिन थे। वत्स जी के बारे में आपने बड़ा अच्छे से लिखा है हाँ। कि वो हमारे मित्र जी। थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। दरअसल क्या है, सचिन वत्स जी राघोगढ़ के ही रहने वाले हैं, मेरे काफ़ी करीबी मित्र जी। हैं, पारिवारिक संबंध है उनसे मेरे। वो 2004 में 2003 में वो राजा साहब से जुड़े, राघोगढ़ के रहने वाले, और उनके जो दादाजी, उनके पिताजी, ये सब राज परिवार से, राघोगढ़ राज परिवार से जुड़े रहे। तो उनके पिताजी, उनके दादाजी राघोगढ़ राज परिवार के राघोगढ़ के दीवान थे जी। और वही सारी चीज़ें, दीवान के जो काम होते हैं वो सारी चीज़ें मैनेज करते थे। तो वो परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी उनके रिश्ते हैं उस राजा साहब से और उनके परिवार से। तो उन्होंने परिक्रमा में पूरा रूट प्लानिंग का नरेंद्र लाहौटी जी ने और सचिन वत्स जी ने आगे जाके पूरी प्लानिंग की थी। लेकिन कभी कभी जब वो किसी और काम में व्यस्त होते थे ज़रूरी में, तो मैं उनमें से किसी एक को रिप्लेस करता था और मैं आगे के रूट सर्वे के लिए चला जाता था। उस दिन क्या हुआ, जिस दिन की घटना की आप बात कर रहे हैं, रात को 10, उस दिन हम तीनों साथ में थे, लाहौटी जी, सचिन जी और मैं, हम तीनों साथ में थे। और उस वक्त सभी परिक्रमावासी कहाँ थे? सभी परिक्रमावासी अपने रात्रि विश्राम के स्थान पर ठहरे हुए थे और हम सुबह सुबह अगले उसके लिए निकल गए थे। दिन भर हमने रूट सर्वे किया आगे का और व्यवस्थाएं देखी, और शाम को हम एक गेस्ट हाउस में जाके रुकने की हमारी प्लानिंग, वहाँ के एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे अनिरुद्ध सिंह जी गोयल साहब, उन्होंने हमारी व्यवस्थाएं कर दी थी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। तो जब हम बाहर ही खाना वाना खाया और वहाँ से जब हम गेस्ट हाउस के लिए पहुँचे, तो हुआ क्या, हम लोगों के पास 2 गाड़ियाँ थी। एक गाड़ी में मैं अकेला था, टवेरा थी। मतलब जल्दी जल्दी बताइए, वो पाँव दोगुना जो आपने लिखा है वो मतलब मैं उसको सुनने के लिए बहुत आतुर हूँ कि हुआ क्या, जब गाड़ी वहाँ रुकी तो मैं गाड़ी में से उतरा एकदम जी। और गाड़ी में से उतरते ही से ड्राइवर ने देख लिया मुझे उतरते हुए। लेकिन जब मुझे ख्याल आया कि पानी की बोतल तो गाड़ी में छूट गई है, हाँ। तो मैंने फिर से उसको गेट को खोला और पानी की बोतल निकालने लगा। ड्राइवर समझ नहीं पाया कि मैंने फिर से गेट खोला और पास में आया हूँ गाड़ी के, और उसने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। गाड़ी पूरी सामान से भरी हुई थी और पिछला पहिया उस गाड़ी का मेरे लेफ्ट पैर पर चढ़ गया, निकल गया। ऐसा लगा जैसे मेरे पैर के कई फ्रैक्चर हो गए होंगे। चीख निकल गई मुंह से। मेरे साथी भी एकदम जो पीछे खड़े थे चिल्लाए, अरे क्या हो गया क्या हो गया। लेकिन तब तक गाड़ी का पहिया ऊपर से निकल चुका था। पैर भयंकर दर्द हुआ, पैर सूज गया और उन लोगों ने मुझे कंधे का सहारा देकर अपने रूम में ऊपर पहुंचाया। ड्राइवर को भी बड़ा अफसोस हुआ कि इस घटना के मामले में जब आपने अपने धर्मपत्नी को बताया होगा, हाँ, बताया या नहीं? बताया ना, बताया। तो उन्होंने तो कहा होगा कि तुरंत वापस आ जाइए। नहीं, उस समय नहीं बताया मैंने इनको फ़ोन पर। उस समय बताता तो ये बहुत परेशान हो जाते, तो मैंने इनको बहुत बाद में बताया उसको, जब वो पैर मेरा ठीक हो गया। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये करामात कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा। ऐसी कई चीज़ें थी जो मैंने इनको नहीं बताई, नहीं तो ये मुझे बीच में बुला लेते। तो वो पैर मेरा, देखिए नर्मदा जी का चमत्कार कि वो पैर पे से गाड़ी चढ़ने के बावजूद भी रात में पूरा पैर सूजकर दुगना हो गया जी। और अगले दिन सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, धीरे धीरे 9 बजे तक पूरी सूजन उतर गई। मेरा पैर ठीक था, मैं चलने की स्थिति में था। और उस दिन मैंने राजा साहब के साथ 18 किलोमीटर की पूरी यात्रा पैदल की। अच्छा, चोट के बाद? चोट तो मेरा दर्द मामूली रह गया था, ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। माँ नर्मदे हाँ की वजह से, ये नर्मदा जी का चमत्कार कहेंगे इसको, माँ की कृपा कहेंगे इसको, नहीं तो वो संभव नहीं था मेरा परिक्रमा पूरी करना। ये प्रार्थना की शक्ति कहेंगे। उस दिन जब मेरे पैर पे ये गाड़ी चढ़ गई तो रात भर में, एक तो हम प्रार्थना जानबूझ के करते हैं, एक प्रार्थना मन से निकलती है जी, तो जो आर्त स्वर होता है ना, जो करुणा होती है, जी, जी। वो उस रात को मेरे मन में से निकल रही थी, बह रही थी कि हे माँ, मैं इस परिक्रमा को छोड़ के बीच में नहीं जाना चाहता हूँ, और ये क्या हो गया, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया और अब मैं इस परिक्रमा को पूरी नहीं कर पाऊंगा और मुझे भोपाल जाना पड़ेगा। लेकिन माँ ने मेरी उस करुण पुकार को सुना, वो सुनती है, और मेरा पैर वास्तव में मतलब चमत्कारिक रूप से सुबह ठीक हो गया। माँ नर्मदा ने आपके ऊपर जी पूरा ध्यान रखा आपका। जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने नर्मदे हर कहते हुए वालपुर में एक व्यक्ति से जब पूछा
कि तुमने दारू पी रखी है या ताड़ी? हुआ ये था कि वालपुर एक गांव है अलीराजपुर जिले का जी। वहाँ पर मध्य प्रदेश में ही? मध्य प्रदेश में ही वहाँ हम रात रुके थे। अब पूरा आदिवासी क्षेत्र है और अधिकतर लोग कच्ची शराब पीते हैं वहाँ पर। ठीक है। घर में बनाते हैं, पीते हैं, तो महुए की पीते वो नशे में हैं, होगा, ताड़ी ऐसा पीते हैं। मान हाँ, सकते नशे हैं? में था वो। जी। तो वो व्यक्ति नर्मदेह और इस तरह से कर रहा था, पास में आके बड़ा थोड़ा ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। तो राजा साहब, अब वो तो विनोद प्रिय हैं जी, उन्होंने विनोद प्रिय का सरल शब्द क्या समझ सकते हैं हम? विनोद प्रिय मतलब हंसी मजाक, मतलब पंजाब हास्य। केसरी के जो युवा दर्शक हैं, जी जी, वो विनोद प्रिय को आज के शब्दों में क्या मान सकते हैं? विनोद प्रिय से मतलब है हर चीज को हल्के फुल्के में लेना। अच्छा, कोई भारी ठीक भरकम है, नहीं। ओके, ओके, ओके ओके, हास्य में चलेगा वाला। हास्य में। जी। तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई तूने दारू पी रखी है ताड़ी? जी। तो उसने कहा ताड़ी। जी। बोले ये तो मैंने भी पी है। जब मैं मुख्यमंत्री था मध्य प्रदेश का तो हम बस्तर जिले के दौरे पे गए थे एक बार। जी। तो वहाँ हमने भी टेस्ट किया है। वो मजाक में कहा होगा उन्होंने कि जो भी होगा, तो वो उसको लगा कि ये तो मेरे जैसे ही है जी, ये भी पीते हैं ताड़ी। तो उसने ऑफर कर दिया कि साहब मैं ला दूंगा आपके लिए। तो वो ताड़ी के लिए ऑफर करने लगा, हम सब हंसने लगे। बड़ा अच्छा किस्सा था वो। और अगले दिन सुबह सुबह तो वास्तव में बिल्कुल तत्पर था ताड़ी लाने के लिए, लेकिन हमने उसे रोका क्योंकि वो तो संभव ही नहीं था। एक किस्सा और इस किताब में है जिसे मैंने भी जब पढ़ा तो मुझे गजब लगा जी, क्योंकि जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं उससे बिल्कुल अलग और विपरीत था ये। राजा साहब ने जब पेट्रोल पंप के झंडों को देखकर अपने सर झुका लिए थे। ये किस्सा मुझे श्री जसवंत सिंह जी ने सुनाया था, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के हैं जी। उनसे जब मैं राजा साहब के बारे में बातचीत कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। मैंने कहा कैसे हैं आप, जरा उदाहरण बताइए। शायद ये परिक्रमा से जुड़ा हुआ नहीं है, परिक्रमा से जुड़ा हुआ नहीं है, एक कहानी है उसमें उनकी किस्सा कह सकते हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं जो हैं उसको प्रकट किया है जी। वो इसलिए उसमें शामिल किया था कि वो जसवंत सिंह जी ने मुझे सुनाया था। तो ये बहुत रोचक है, इसलिए हम आप लोगों को खास करके ये सवाल मैंने चुना, ये बहुत रोचक है। प्लीज़ बताइए। दरअसल ये जा रहे थे एक टूर पर जिसमें श्री जसवंत सिंह जी थे, श्री दिग्विजय सिंह साहब थे और भी एक दो लोग इनके साथी थे। तो देवास जिले इंदौर की ओर जा रहे थे। तो देवास जिले के पास कहीं दूर से इनको गाड़ी में झंडा दिखाई दिया। तो अब जैसा कि ये बहुत आस्तिक हैं, बहुत धार्मिक हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो इन्होंने दूर से उस झंडे को प्रणाम कर लिया, कोई मंदिर समझ के। लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचे, गाड़ी वहां पहुंची, तो जसवंत सिंह जी हंसने लगे। बोले राजा साहब आपने तो पेट्रोल पंप के झंडे को प्रणाम कर लिया। अच्छा, तो सब हंस दिए। फिर राजा साहब ने कहा कि अच्छा, वो पेट्रोल पंपों में जो हाँ वो झंडे लगे रहते हैं, उन्होंने उसको दरअसल मंदिर समझ लिया। अच्छा, कि ये मंदिर का झंडा होगा और वो झुक जाते हैं जहाँ भी उनको ऐसा धार्मिक आस्था की कोई चीज़ दिखती है, क्योंकि वो अंदर से पूरी तरह से वो धार्मिक व्यक्ति है। तो जैसा कि आपने बताया कि 20 वर्ष आपको हो चुके हैं उनके साथ में, तो आप भी जब आते जाते होंगे तो हर छोटे बड़े मंदिरों में अपना शीश नमन करते देखिए होंगे। वो राघोगढ़ में उनके किले में जी फोर्ट है जी, उस किले में 13 मंदिर हैं किले के अंदर जी। उसमें राम जी, भगवान राम जी का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, राघव जी भगवान का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, कई मंदिर हैं वहाँ पर। मुझे तो पूरी गिनती भी नहीं मालूम है। अंदर अंदर भी मंदिर हैं उसमें बहुत सारे, जहाँ वो अपनी व्यक्तिगत पूजाएं जब उनकी होती है नवरात्रि में, ये तो वो बड़े आस्तिक व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं। और उनके मैंने किताब में उल्लेख भी किया है, एक्चुअली उनकी माताजी जो थी वो बहुत धार्मिक थी, तो वो सारे जो संस्कार हैं, पारिवारिक वातावरण उनका धार्मिक रहा है। इसकी वजह से इसका परिणाम ये हुआ कि उनमें इनकलकेट हो गई वो चीज़, बस गई उनके अंदर, रोम रोम में समा गया धर्म। और यही वजह है कि वो धर्म का दुरुपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ बोलते हैं। धर्म क्या है उनसे बेहतर कौन बता सकता है, कौन समझेगा धर्म को? धर्म की परिभाषा क्या है? जो धारण किया जाता है वो धर्म है। देखिए क्या होता है, आज धर्म के नाम पर जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है या धर्म का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, तो राजा साहब धर्म को कैसे परिभाषित करते हैं? यस्य चित्तम द्रवीभूतम
यस्य चित्तम द्रवीभूतम कृपया सर्वजंतषु तस्य ज्ञानेन मोक्षेण किम जटा भस्म लेपने। यस्य चित्तम द्रवीभूतम मतलब जिसका चित्त द्रवित है सभी लोगों के प्रति, बिना कोई भेद के सभी लोगों के प्रति, और तस्य ज्ञानेन मोक्षण उसे ज्ञान और मोक्ष के को प्राप्त करने के लिए जटा और भस्म का लेपन करने से क्या आशय, क्या मतलब। तो इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। दिग्विजय सिंह साहब के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं। एक्चुअली वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने धर्म को धर्म की तरह लिया है। धर्म क्या है? हर चीज़ का एक धर्म होता है। विवान जी, आप जानते हैं हर चीज़ का अपना एक धर्म होता है। सूर्य का अपना धर्म है प्रकाश देना, ऊर्जा देना, गर्मी देना। चांद का धर्म है शीतलता देना। जल का धर्म है शीतलता देना, प्रवाहित होना, बहना। हर व्यक्ति का धर्म है। सांप का धर्म है उसका काटना, अगर वो पास में आ जाए, डसना। आपके हिसाब से धर्म और कार्य दोनों एक समान नहीं, बिल्कुल अलग है। धर्म और देखिए कार्य, हर कार्य में धर्म समाहित है। मैं तो कहूँगा कि राजनीति में भी धर्म समाहित है। राजनीति का भी अपना धर्म होता है, हर चीज़ का अपना धर्म। तो राजनीति का धर्म क्या है? राजनीति का धर्म है सभी को साथ लेकर चलना। सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। राजा है वो क्या करता है? सबको साथ लेकर चलता है। मुखिया क्या करता है? मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। विवेक के साथ सारे अंगों का बराबर पालन पोषण करता है। तो मुंह का ये काम है, पाले पोसे सकल अंग। तो राजनीति का भी अपना धर्म होता है, सबका कल्याण करना, सबके परमार्थ के लिए, लोगों की भलाई के लिए, उस राज्य में कैसे खुशहाली हो, कैसे एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से रहें, कैसे एक दूसरे का पोषण करें, यह धर्म होता है। और राजा साहब इस धर्म को अपने जीवन में उतारते हैं। अब आपकी पर्सनल बात कर रहा हूँ मैं, इस किताब में ही हालांकि ये उल्लेखित है, जब कुछ महिलाओं ने आपसे ये कहा था कि तुलसी के पत्ते डाले हैं पी लो, ये लगभग वैसा ही था कि हम पूछ नहीं रहे आपसे, पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं साहब। हाँ शायद, अगर गलत नहीं हूं तो मैं जी। तो ये क्या था वो मामला, उस वक्त कैसा लगा, क्या था वो? विवान जी, क्या था, नरसिंहपुर जिले में जब हम परिक्रमा से वापस से लौट रहे थे, मतलब परिक्रमा समापन की ओर थी जी, ये बात होगी हमारी जनवरी की बात थी संभवतः। तो नरसिंहपुर जिले में हम बिलथारी गांव से निकले। उस दिन चंद्र ग्रहण था, सुबह सुबह जी। हम 7 बजे निकल गए। ग्रहण का जो सूतक लगता है उसके पहले, क्योंकि राजा साहब इन चीज़ों को बहुत मानते हैं जी। ग्रहण का सूतक है तो पानी नहीं पीना और खाना नहीं खाना, भोजन नहीं करना, ये चीज़ें बरसों से मानते हैं। उनके तीज त्योहार इन सब चीज़ों में बड़े नियम, सब कायदों का पालन करते हैं। तो जैसे उन्हें पता चला कि अरे आज तो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है शाम को, और उसका सूतक सुबह 8 बजे लगना है, तो हमें 8 बजे के पहले ही सब कुछ लोगों ने खिला पिला के और विदा कर दिया। दोपहर में हमें पहुंचना था बिलथारी, जहां पर हमारे दोपहर की व्यवस्थाएं विश्राम की थी, लेकिन भोजन के लिए हमने वहां पर मना कर दिया था कि हम भोजन नहीं करेंगे। के लिए जो आपकी व्यवस्था बनाई गई थी, ज़्यादातर आप लोग ज़मीन पे लेटते थे या बेड की व्यवस्था होती थी? बेड नहीं होते थे, दरअसल एक वहाँ के लोगों के पास जो उपलब्ध होता था वो बिछा देते थे। मैक्स टू मैक्स क्या पाया होगा आप लोगों ने, खाट या चौकी या जिस टाइप की? अधिकतर ज़मीन पे, अधिकतर ज़मीन पे गद्दे वद्दे डाल के जी, टेंट लगा दिया जाता था और गद्दे डाल दिए जाते थे। मतलब इस पूरी परिक्रमा को बिल्कुल आप लोगों ने प्राकृतिक तरीके से, हाँ, पूरी वास्तविक परिक्रमा है ये, क्योंकि इसमें गाड़ी को छुआ भी नहीं और किसी तरह के साधन का उपयोग नहीं किया। दूसरा, इस परिक्रमा की सबसे बड़ी विशेषता, नर्मदा परिक्रमा में दूसरों से दिए हुए पर ही गुजारा करना पड़ता है जी। खुद का आपके पास, आप करोड़पति हैं जी, आपके पास कितना भी पैसा है, आप उसका भोजन नहीं कर सकते उससे लेके। मतलब ये एक परंपरा ही है, ये एक परंपरा है कि ऐसा करना ही होगा। नर्मदा परिक्रमा में दूसरों के दिए हुए पे गुजारा करना पड़ता है, चाहे वो आपको रोटी खिला दे, सब्जी खिला दे, पूड़ी खिला दे, आपको हलवा पूरी खिला दे, लेकिन आपको वो जो देगा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा राजा साहब ने भी किया। आप लोग परिक्रमा के दौरान एक ऐसे गांव में गए जहां मात्र 5 मोटरसाइकिल
पंजाब केसरी के दर्शकों को मैं बता दूं कि जिस किताब की बात हम कर रहे हैं उस किताब में ये उल्लेखित है कि परिक्रमा के दौरान सभी परिक्रमावासी दिग्विजय सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी एक ऐसे गांव में पहुंचे, अगर मैं गलत नहीं हूँ हाँ। तो एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां मात्र 5 मोटरसाइकिलें थीं और वहाँ ऐसा बताया गया है किताब में कि वहाँ शौचालय तो था मगर सिर्फ दीवारें थीं, न तो उस पर छत था और न ही अंदर बैठने की सीट। हाँ, ये बात है मंडला ज़िले के चिमका टोला नामक जगह की। मंडला ज़िले का ये एक इतना खूबसूरत गांव है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, बहुत खूबसूरत। नर्मदा जी वहाँ से प्रवाहित होती है, 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और वहाँ पर परिक्रमावासी वहाँ से निकलते हैं जब जाते हैं। तो हम लोग भी वहाँ निकले थे, तो लगभग 70, 80, 65, 70 के आसपास ही घरों के, ज़्यादा नहीं थे वहाँ पर। तो जब मैं वहाँ पर हम गए तो हमने देखा कि लोग बहुत गरीब हैं वहाँ के। उन लोगों के घरों में मतलब दूध तक नहीं होता, पानी की दिक्कत, बहुत सारी, नर्मदा जी पास में बह रही उसके बाद भी पानी की दिक्कत, गरीबी चरम सीमा पर। सरकारी योजनाएं वहाँ तक पहुँची जरूर है, लेकिन उस गांव में हमने देखा, मैंने प्रत्यक्ष देखा और लोगों से बातचीत की, तो उस गांव में सिर्फ स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय तो बने हुए थे, लेकिन शौचालय में उस समय तक जब हम परिक्रमा में थे दरवाजे नहीं लगे थे, छत नहीं थी और सीट नहीं थी, सिर्फ दीवारें खड़ी हुई थी। तब लोगों से पूछा, बोले साहब ये तो ऐसा ही चलता है यहाँ, तो बरसों से ऐसा ही है। तो उस गांव के लोगों को तो इस बात का पता होगा कि पहले सीएम रह चुके हैं दिग्विजय जी, हाँ। तो शायद उनके प्रति भी उनकी नाराजगी होगी। नहीं, उनके प्रति नाराजगी नहीं थी, नाराजगी किसी के प्रति नहीं थी। उन लोग तो इतने अनअवेयर हैं, लोगों में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, वो इतने सुखी लोग हैं कि जैसा है उसी में जी लेते हैं, बहुत कष्ट में जीते हैं, लेकिन शिकायत नहीं करते हैं। मतलब राजनीति और इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर। हाँ, वहाँ पर स्पेशली जहाँ हम ठहरे थे जी, उस गांव की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो नर्मदा किनारे कई लोग मिले शिकायत करने वाले, पानी की समस्या, तो कैसी क्या समस्या, कई तरह की समस्याएं सामने आई, लेकिन इस गांव में वास्तव में बहुत गरीबी थी चिमका टोला में, और इस गांव तक पहुंचने के लिए कोई साधन सुविधाएं उपलब्ध नहीं। मैंने पूछा गांव में, बोले कैसे जाते हैं, बोले पूरे गांव में 5 मोटरसाइकिल है और जब जिसको ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग मदद कर देते हैं इधर उधर छोड़ने के लिए। एक बैगा का गला भर गया था, इस किताब में एक बैगा का गला भर आया था और उसने ये कहते हुए कहा उसने कि दिग्विजय सिंह की सरकार ने कई साल पहले हमें ज़मीन के पट्टे दिए थे, अब उसी ज़मीन पर सरकार ने वृक्षारोपण करवा दिया है। हाँ, ये बात है डिंडोरी ज़िले की। डिंडोरी ज़िले का मुझे गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, शायद फर्री सेमर ऐसा कुछ गांव था, फर्री सेमर गांव था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद डिंडोरी जिला अब माओवादी प्रभावित जिला माना गया। नहीं, डिंडोरी जिले में कोई माओवाद नहीं है। अच्छा, डिंडोरी में माओवाद नहीं है। डिंडोरी मंडला जिले से निकाला हुआ ही है, मंडला का हिस्सा था पहले वो। छत्तीसगढ़ से बिल्कुल पास माना जाता है उसको। छत्तीसगढ़ से हाँ पास में तो है, अनूपपुर बॉर्डर पे है, डिंडोरी तो नहीं है बॉर्डर पे जी। तो यहाँ पर जब ये जिन बैगा की आप बात कर रहे हैं उनका नाम भी मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मुझे अपने घर पे ले गए थे जी। और हमसे उनने भोजन करने का भी आग्रह किया था, खाना खाने का, चाय पीने का भी आग्रह किया था। उनका नाम था मोतीलाल जी, मोतीलाल बैगा। और मोतीलाल जी ने, जब हमने उनको बताया कि ये तो श्री दिग्विजय सिंह जी की परिक्रमा है और वो यहाँ से निकलेंगे, तो बहुत खुश हुए, वो इतने खुश हुए, बोले अच्छा दिग्विजय सिंह आ रहे हैं। क्या बोलते हो दिग्विजय सिंह जी को? दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह आ रहे हैं। ओहो, उनने तो हमें ज़मीन का पट्टे दिए थे, उनके ही कारण तो हम सब कुछ हैं, लेकिन आओ हमारी आज की सरकार ने तो इस ज़मीन पे, हमारी पट्टे की ज़मीन पे पेड़ पौधे लगा दिए, वृक्षारोपण कर दिया, अब हम कैसे कमाएं, कैसे खाएं। उनके लड़के बाहर मजदूरी करते हैं। तो इस तरह का किस्सा था वो। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं इम्तिहान ले रहा? सूरज अस्त हुआ तो हमने सोचा आपको एक दूसरी तस्वीर हम दिखा दें। मैं आपको बता दूं कि हमने जब ये खास इंटरव्यू प्लान किया था तो इस तरीके से योजना बनाई थी कि हम हल्की रोशनी वाली आकाश के बिल्कुल नीचे बैठेंगे, बातें करेंगे और उसके बाद फिर ये तस्वीर दिखाएंगे। ये इस तस्वीर के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये तस्वीर नर्मदा परिक्रमा की झलकियां हैं इसमें। ये जब हमारी ये नर्मदा के पथिक बुक रिलीज हुई उस समय ये सब बनवाए गए थे।
तो देखिए ये आपको अमरकंटक से लगाकर पूरा समुद्र तक का पूरा परिक्रमा के कुछ सिलेक्टेड फोटोग्राफ्स इसमें लिए गए हैं और आप देख पा रहे हैं इसमें कितने कठिन रास्ते हैं। ये समुद्र पार करते समय का फ़ोटो है, ये राजा साहब की परिक्रमा शुरू हुई थी उस दिन का फ़ोटो है और किस तरह से पगडंडियों पर वो श्रीमती उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अमृता राय जी के साथ चल रहे हैं। ये पूरे अलग अलग क्षेत्रों की झलकियाँ हैं इसमें। तो ये ऐसी काफ़ी हमने उस समय बनवाई थी किताब के विमोचन के समय जी। हमारे दर्शक लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं और अब मैं जिस सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ उस सवाल के लिए वो अपनी निगाहें टिकाए बैठे हैं कि एक बार इस परिक्रमा के दौरान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जी को लेकर के कुछ लोगों ने सीधे धमकी दे दी थी विधायक को, वहाँ के जिस जगह पर वो उस समय थे, कि अगर राजा साहब नहीं आए तो हम अगली बार चुनाव हरा देंगे। वो किस्सा विवान जी, ये घटना थी अनूपपुर जिले की और अनूपपुर जिले के पुष्प राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री फुंदेलाल सिंह जी मार्को ने वहाँ पर हमारी व्यवस्थाएं की थी। एक गांव पड़ता था बीच में फर्री सेमर, वहाँ पर रास्ते में एक स्कूल में रुकने की व्यवस्था की थी। सामान्य तौर पे जब मैं वहाँ से उस रास्ते से निकलता था रूट सर्वे या उसके लिए, तो मैं व्यवस्थाएं चेक करता हुआ जा रहा था। जब उधर से मैंने आते हुए अमरकंटक में रात रुका था, जब लौटते समय मैंने देखा तो जिस स्कूल में व्यवस्थाएं प्लान की गई थी वहाँ तो कुछ था ही नहीं। तो मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि यहाँ से अंदर 4-5 किलोमीटर अंदर जाके वहाँ पर राजा साहब के खाने की, भोजन की, ठहरने की व्यवस्था की गई है। मैंने कि भाई ये तो गलत है, हमारी प्लानिंग में तो ये है ही नहीं। बोले नहीं, वो यहाँ से आप लोगों की मर्जी थोड़ी चलती है, यहाँ तो हमारी मर्जी से है, जहाँ से हम ले जाएंगे वहाँ उन्हें जाना पड़ेगा। मैंने फुंदेलाल जी से बात की कि विधायक जी ये आखिर क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये लोग धमकी दे रहे हैं और बोले हम चुनाव हरा देंगे तुम्हें अगर यहाँ से नहीं ले गए तो, और हमारी मर्जी के बिना यहाँ से जिस रास्ते से हम ले जाएंगे वहीं से जाएंगे, हमारी मर्जी के बिना यहाँ से जा नहीं सकते हैं। मैंने ये घटना राजा साहब को बताई जाके, उन्होंने थोड़ी कांग्रेस के इतने बड़े कद्दावर नेता, पूर्व सीएम के बारे में इतना सब कुछ कहा, वो भी उनके निज सचिव के सामने। बिल्कुल आप तो बिल्कुल आग बबूला हो रहे होंगे। नहीं, ऐसा बुरा जरूर लगा कि पूरा रास्ता ही बदल दिया इन लोगों ने और हमें 5-7 किलोमीटर अधिक चलने को मजबूर कर रहे हैं। लेकिन हम आखिर आश्रित तो उन्हीं लोगों पे थे और वो जो खिलाएंगे वही खाना पड़ेगा, जहाँ खिलाएंगे वहीं जाना पड़ेगा। फिर भी हम चाहते थे कि वहाँ ना जाना पड़े। मैंने ये चीज़ जब साहब को बताई जाके, राजा साहब को, तो उन्होंने पहले तो सोचा और फिर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, ओके, हम जाएंगे वहाँ पर जहाँ लोग ले जाना चाह रहे हैं। वो तैयार हो गए और कुछ परिक्रमावासियों के साथ वास्तव में वो अंदर एक्स्ट्रा सफ़र करके 5-7 किलोमीटर ज़्यादा जाके और पूरा वहाँ उन्होंने उनके साथ भोजन किया और उनकी कुछ मांगे थी वहाँ पर, कुछ सामुदायिक भवन के लिए सांसद निधि और ये सारी चीज़ें वो मांग रहे थे, तो उसका भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम यहाँ की तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे। आपसे एक सवाल और है इस किताब को पढ़ने के बाद जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वहाँ पर आप लोगों ने नर्मदा को लेकर के किस किस प्रकार की समस्याएं देखी और क्या कुछ सोचते हैं, किस प्रकार के बदलाव होने चाहिए? नर्मदा जी मध्य प्रदेश की ही नहीं, देश की एक बहुत बड़ी और पवित्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इस नर्मदा जी को धार्मिक आस्था का तो प्रतीक ये है ही सही, लेकिन ये लोगों की, 3 राज्यों के लोगों की जीवन रेखा है। ये अमरकंटक से निकलती है तो पूरे मध्य प्रदेश में निकलते हुए ये महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और महाराष्ट्र से ये फिर गुजरात के 4 जिलों में प्रवाहित होती है। मतलब मध्य प्रदेश के 16 जिले, महाराष्ट्र का 1 जिला और गुजरात के 4 जिले। इस तरह से नर्मदा जी अमरकंटक से खंबात की खाड़ी तक पहुंचती है और इस दौरान हमने नर्मदा जी का बहुत सूक्ष्म रूप भी देखा, पतली पतली धाराएं देखी, विशाल उसका मैदानी स्वरूप देखा, बड़े बड़े बांध नर्मदा जी पे बने हुए हैं और समुद्र में पहुंचते पहुंचते तो विशाल रूप धारण कर लेती है। लेकिन नर्मदा जी के किनारे जो समस्याएं देखी, उनमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि नर्मदा जी के किनारे नर्मदा जी के प्रति लोगों में आस्था तो पूरी है, देवी मानेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन उसके प्रति लोगों के दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, उसको शायद उतना नहीं समझ पाते हैं। और ये कहेंगे कि जैसे रेत उत्खनन है
वैध भी है और अवैध भी है बहुत ज़्यादा। इसके बाद नर्मदा जी के किनारे, आज नर्मदा जी में जितना भी पानी बहता है वो सब वहाँ के जंगलों के कारण है, क्योंकि नर्मदा जी कोई ग्लेशियर नदी नहीं है, हिमालय से निकलने वाली नदी नहीं है जो 12 महीने बहती रहे बर्फ़ के पिघलने से। ये तो उन पेड़ पौधों ने बारिश का जो पानी इकट्ठा किया हुआ है वो धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं और इस तरह से नर्मदा जी बहती रहती है। तो हमें उस नर्मदा जी को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन पेड़ पौधों को बचाना, उन जंगलों को बचाना। हम बता दें कि वो नर्मदा नदी में जो पानी है, जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि वो पानी पेड़ पौधों के द्वारा सोखी गई वर्षावन की सोखी गई जो पानी है वो उस नदी में बहा करती है। यस। तो होता क्या है, जब वो पानी, बारिश का पानी इकट्ठा होता है उसमें, तो वो धीरे धीरे रिसता रहता है और इस तरह से फिर कुछ कंट्रीब्यूटरी रिवर्स होती है, छोटी नदियाँ वो मिल जाती है। इस तरह से नर्मदा जी का जल आगे जाके बढ़ता जाता है। तो नर्मदा नदी को अगर बचाना है तो एक तरह से आप पेड़ पौधों को भी, हमें जंगलों को बचाना पड़ेगा, नए पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे और अवैध रेत का अवैध नहीं, मैं तो कहूँगा वैध उत्खनन भी कम करना पड़ेगा। अवैध पे तो नियंत्रण पूरी तरह से करना ही होगा, लेकिन नर्मदा से जितना हो सके हम रेत उत्खनन, क्योंकि नर्मदा की जो रेत होती है वो उसको जीवन देती है, उसमें वो एक तरह से उसके पानी को वो शुद्ध बना के रखती है, जीव जंतुओं को जीवित रखती है। ओपी शर्मा जी, हम लोग इस इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव में हैं और ये सवाल भी गजब का है कि परिक्रमा करते करते आप लोग एक ऐसी जगह पे पहुंच गए थे कि ऐसा कहा जाता था कि वहां पर लोगों को लूटपाट उन लोगों के साथ हुआ करता है, या कुछ इस तरीके का भी कोई किस्सा? देखिए क्या है, नर्मदा परिक्रमा कोई आज से नहीं हो रही है, सदियों से होती आ रही है। ठीक। और साधु संत ये सब लोग सदियों से करते हैं, गृहस्थ भी करते हैं, आम लोग करते हैं। ठीक। तो जब हम गुजरात में प्रवेश करते हैं महाराष्ट्र से, तो वहाँ पर शूल पानी की झाड़ियाँ आती है, शूल पानेश्वर, वहाँ पर भील समुदाय के लोग अधिकतर रहते हैं और वहाँ पर से गुजरने वाले लोगों को वो लोग लूट लेते हैं, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ऐसा हमने नहीं देखा जी। अब उसके पीछे मान्यता क्या है, देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो कुछ लोग उस लूट को लूट की तरह देखते हैं और कुछ लोग उस लूट को अपनी आध्यात्मिक प्रगति का साधन मानते हैं। कंसेप्ट ये है कि वहाँ से जो भील लोग वहाँ से लूट लेते हैं, वही आपको भोजन भी कराते हैं जब आप वहाँ से निकलते हो तो। अच्छा, जो मतलब ऐसा जिनको कहा जा रहा है कि वो लूटपाट करते हैं, लूटपाट करते हैं वो लोग, आप अगर वहाँ से उनके घरों में, उनकी झोपड़ी में जाओगे तो खाना भी खिलाते हैं वो लोग। तो अभी तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले ऐसा वास्तव में हुआ करता था और वहाँ के लोग लूट लेते थे निकलने वाले को, या उसके ऊपर उसके शरीर के कपड़े भी उतार लेते थे पूरे। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरीके से नर्मदा को बचाने के लिए मुहिम और लोगों द्वारा भी की जा रही है, आपको क्या लगता है आगे चल करके इसकी सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ? देखिए, नर्मदा जी पर बहुत काम करने की आवश्यकता है और राजा साहब ने जब नर्मदा परिक्रमा की 2017-18 में, तो उन सारी समस्याओं को आंखों से देखा, उन्होंने वहाँ के लोगों से मिले और उन लोगों के घरों में रुके, उन लोगों की समस्याओं को जाना, नर्मदा जी की समस्या को जाना, नर्मदा के किनारे क्या होना चाहिए, लोगों की सुविधाएं किस तरह से विकसित होना चाहिए, नर्मदा जी के किनारे एक रास्ता बनना चाहिए प्रॉपर, ये सारी चीज़ें जब उन्होंने देखा, तो जब 2018 में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने इसके लिए पूरे प्रयास किए और नर्मदा का जो पथ बनाने के लिए तो पूरी प्लानिंग हो गई थी, लेकिन संयोग से वो शायद फिर सरकार बदल गई और अटक गया। नर्मदा के पथिक किताब को भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के भी लोग पढ़ रहे हैं क्या? ऐसी कोई सूचना है आपके पास? हाँ, बहुत लोगों ने तो ऑनलाइन खरीदी है, कुछ लोगों ने, मेरे दोस्त मेरे पास आए, बोले तो हमारे फलाने उसको चाहिए। भाई मुझसे किताब लेके गए, मैंने पूछा किसके लिए चाहिए, बोले उनके लिए चाहिए। अच्छा। तो ये धार्मिक यात्रा है और सबको पढ़ना चाहिए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नर्मदा के पथिक किताब श्री दिग्विजय सिंह साहब की जीवनी है, ऐसा नहीं है। ये उनकी जीवनी नहीं है, ये उनकी धार्मिक यात्रा के विभिन्न पहलुओं को, संस्मरणों को दर्शाती है, नर्मदा जी को दर्शाती है, नर्मदा के किनारे के लोगों के जीवन शैली को दर्शाती है, संस्कृति को दर्शाती है, रीति रिवाजों को दर्शाती है, लोगों की कठिनाइयों को, खुशियों को, त्योहारों को दर्शाती है। मतलब ऐसा समझा जा सकता है कि अगर कोई नर्मदा परिक्रमा करना चाहे
वहाँ की सारी परिस्थितियों को जानना चाहे, उनसे जुड़े जितने भी पहलू हैं वो जानना चाहे तो आपकी किताब को पढ़ सकता है। उनको बहुत सारी चीज़ों की इसमें करके और विस्तार में अब जब आपने बात छेड़ी है तो और विस्तार में कहिए। देखिए, मैं 20 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ और ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ ये बात कि मैं चूंकि वहाँ पर काम करता हूँ तो हाँ वहाँ काम करता हूँ तो इसलिए नहीं, लेकिन राजा साहब असली धर्म को जीने वाले व्यक्ति हैं। गीता में 2 अध्याय का 48वां श्लोक ये कहता है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मतलब योग में, हे कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो, मोह को छोड़कर या अटैचमेंट को छोड़कर कर्म करो, संगम त्यक्त्वा, संग को छोड़कर किसी चीज से अटैच मत हो, सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में मतलब आप जो प्राप्त होने में और प्राप्त ना होने में सम रहो, यही समत्व योग कहा जाता है। और मैं ऐसा व्यक्तिगत तौर पे अनुभव करता हूँ कि आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी गीता के श्लोक को अपने जीवन में जीते हैं, योगस्थ होकर कर्म करते हैं और सिद्धि और असिद्धि की, लाभ और हानि की परवाह किए बगैर धार्मिक सनातन धर्म की परंपराओं को अपने जीवन में उतारते हैं, उन पर चलते हैं, जीते हैं और उनमें जहाँ जहाँ भी बाधाएं आती है उसके लिए, उस सनातन धर्म को बचाए रखने के लिए वो संघर्ष करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही उनका धर्म है। नर्मदा, दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा और परिक्रमा से जुड़े पहलुओं के लिए जब कोई इस किताब को पढ़ना चाहेगा तो वो इस किताब को कहाँ खरीद सकता है? मैंने घुमा के पूछ दिया थोड़ा सा। देखिए, लेकिन विवान जी, ये किताब काफ़ी चर्चित किताब रही है और अधिकांश लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अब चूंकि ये प्रकाशक हैं शिवना प्रकाशन, उन्होंने प्रकाशित की है, तो 2-3 तरीके से इसको प्राप्त की जा सकती है। या तो शिवना प्रकाशन सीहोर से डायरेक्ट ले सकते हैं, अमेज़न पर भी ये किताब उपलब्ध है। नर्मदा के पथिक शीर्षक डालेंगे तो ये किताब आ जाएगी। तो हमारे जितने भी पाठक हैं इस किताब को अगर पढ़ना चाहें तो अमेज़न से ले सकते हैं। किताब को कैसे लिखा था आपने? जब परिक्रमा शुरू हुई तो पहले ही दिन मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे इन अनुभवों को संजो कर रखना चाहिए, और जब परिक्रमा पूरी हो गई उसके बाद लगातार व्यस्तता रही। लेकिन इतने देर में तो मैं समझ चुका हूँ कि इन सारी यादों को पिरोने में तो आप शायद माहिर होंगे, क्योंकि सब कुछ तो याद है। डेट, दिन, मुझे नहीं लगता कुछ भूल रहे हैं। मैं तो अभी 2 मिनट की बात भूल जाया करता हूँ और ऐसे कई लोग। कैसे आपको वो सारी बातें याद रहीं? इसमें मैंने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। एक तो मैं खुद लिखता। पंजाब केसरी के दर्शकों को ये शायद अच्छा लगेगा सुन करके कि इन्होंने भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। लेखक अगर आप भी बनना चाहते हैं तो तकनीकी सुदृढ़ता आप में है और तकनीकी माध्यम से आप भी लिख सकते हैं, अगर मैं गलत नहीं। जी जरूर जी। टेक्नोलॉजी का इसमें इतना रोल इसलिए कहूँगा मैं, क्योंकि इतनी बड़ी परिक्रमा में मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी थी। जैसे एक तो परिक्रमा में साथ तो चलना ही था जी, एक कभी कभी व्यवस्थाओं को भी देखना होता था और कभी रूट सर्वे के लिए, और प्रोग्राम तो रोज के रोज रिलीज करने पड़ते थे। ठीक है। तो वो सारी चीजें करते हुए हर दिन लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता था, तो मैंने इसको क्या किया, मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया इसमें। और मैंने कौन सा फोन था? सैमसंग का फोन था मेरे पास। अच्छा सैमसंग गैलेक्सी जी। तो उस फोन को मैंने रिकॉर्डिंग करता गया। मैं जो चीज़, जो मन में विचार आए या किसी से कन्वर्सेशन किया, बातचीत की, या कोई अनुभव किसी ने सुनाया या किसी चीज़ को मैंने देखा तो उसको मोबाइल में मैंने दर्ज कर लिया। और बाद में फिर मैं जब फ्री हुआ तो 20 दिन तक मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और जबलपुर ज़िले में नर्मदा किनारे एक आश्रम में हमारे मित्र हैं श्री योगेंद्र सिंह जी परिहार, तो योगेंद्र परिहार जी के आश्रम बिजना घाट पर, वहाँ पर मैंने 20 दिन तक रह के, उन्होंने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई मेरे को खाने पीने की, मैं आभारी हूँ उनका। तो इस तरह से मैंने वहाँ रह के इस किताब को लिखा। और फिर बाद में एडिटिंग में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अच्छा, अंततः अब आपको लगता है कि उनको श्रेय देना चाहिए किसी का? जरूर। एक्चुअली क्या है, बिना उनके त्याग के तो ये परिक्रमा नहीं हो सकती थी ना। इसमें 2 व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनके बिना ये परिक्रमा मैं नहीं कर सकता था और ये किताब नहीं आ सकती थी। नंबर 1 है माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी राजा साहब। अगर वो परिक्रमा नहीं करते, उन्होंने भी अपनी धर्मपत्नी के साथ परिक्रमा की, अगर वो परिक्रमा नहीं करते तो फिर मैं भी क्यों उनके साथ जाता। और अगर मेरी धर्मपत्नी श्रीमती दिव्या शर्मा, अगर वो
मुझे सहयोग नहीं करती, घर की व्यवस्थाओं में उलझाए रखती, मुझे फ़ोन करके बताती है कि यहाँ ऐसी ज़रूरत है, ये है। मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया इन्होंने और अच्छे से परिक्रमा संपन्न हुई। दूसरी चीज़, वो जब ये इंटरव्यू देख रही होंगी तो बहुत खुश होंगी। जरूर जरूर, क्यों नहीं। और अब तक ये कहा जाता था कि एक सफल व्यक्ति के पीछे या एक सफल जीवन के पीछे एक महिला का भी हाथ होता है, एक सफल लेखक के पीछे भी एक महिला का हाथ है। अब ये भी एक बात जोड़ी जाएगी। देखिए विवान जी, इस परिक्रमा में मैं लगातार 6 महीने तक बाहर रहा जी। और घर की किसी भी जिम्मेदारी के लिए, किसी भी समस्या के लिए इन्होंने मुझे कंप्लेंट नहीं की। ऊपर से जब मैंने किताब लिखी तो इसकी एडिटिंग में इन्होंने बहुत सहयोग किया। ये किताब 800 पृष्ठों की किताब लिखी गई थी और बाद में इसको जब हमने सोचा प्रैक्टिकली कि 800 पृष्ठों को पढ़ना लोगों के लिए बहुत कठिन होगा, तो हमने इसको छोटा किया, इसके कुछ प्रसंगों को हटाया, कुछ प्रसंगों को छोटा किया, कुछ शब्दों को कम किया और इस तरह से 410 पेज। ये थे नर्मदा के पथिक पुस्तक के लेखक OP शर्मा जी। मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये खास इंटरव्यू पसंद आया होगा। पंजाब केसरी के लिए भोपाल से विवान तिवारी, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश गिरी, पुरुषोत्तम झा और सुमित पाठक के साथ।